नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इवनिंग की करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है 9 जून, मतलब आज की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप क्लास में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है को हु हैज़ ऑथर्ड द बुक न्यू बुक नालंदा, जो नई बुक नालंदा रिलीज हुई है, ठीक है ना, जो हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ऑफ लर्निंग बिहार, जो बिहार के इतिहास के बारे में बताता है या प्राचीन विद्या के इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो नालंदा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, कौन है इसके राइटर, तो इसके राइटर हैं अभय कुमार। ठीक है, कौन है इसके राइटर, अभय कुमार, मतलब अभय कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब थोड़ा सा अभय कुमार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा कवि राजनायक अभय की पुस्तक नालंदा के अधिग्रहण की घोषणा की गई है, जिसका अधिग्रहण किया। यह पुस्तक बिहार में सीखने के प्राचीन इतिहास के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताती है, ये बताती है कि बिहार में जो नालंदा स्कूल था, ठीक है, उसमें कैसे एजुकेशन सिस्टम था या क्या सारी चीज़ें थी, कैसे शिक्षा दी जाती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अभय की कई कविता पुस्तक लेखक हैं, जिसमें आकाशीय आवारा कविताएं और मानसूद आसी शामिल है। तो मतलब आपको ये आकाशीय आवारा कविताएं और मानसून ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इनके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उनकी कविता अर्थ एंथम का 150 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा सका है। ठीक है, सार्क साहित्य पुरस्कार 2013 प्राप्त हुआ और उन्हें 2018 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया। आगे बात करेंगे तो कालिदास के मेघदूतम और संस्कृत में ऋतु संहारम के अनुवादों में उन्होंने KLF पोइट्री ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 से नवाजा गया। मतलब जो कालिदास मेघदूतम जो अवार्ड है, ठीक है, संस्कृत में ऋतुराज संग्रह के उनके जो अनुवाद हैं उसके लिए ना पोइट्री बुक ऑफ द अवार्ड 2020-21 से नवाजा गया। तो ये है अभय सिंह के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे 2023, विश्व महासागरीय दिवस 2023 की थीम क्या है। तो अगर हम विश्व महासागरीय दिवस 2023 की थीम की बात करेंगे तो ये है प्लैनेट ओशन द टाइड्स एंड चेंजिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, प्लैनेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग, ये क्या है इसकी आर चेंजिंग, ये क्या है इसकी थीम है। ठीक है, तो थीम याद रखेंगे, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। चलिए अगर हम बात करेंगे तो विश्व ओशियन दिवस जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए में महासागरों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। आगे बात करेंगे विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम प्लैनेट ओशन द टाइड और आर चेंजिंग है। ठीक है, इसकी जो अवधारणा थी, मूल अवधारणा 1992 में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट्स और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा अर्थ समिट UN समिट सम्मेलन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट्स में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में प्रस्तावित हुआ था। जो आपका अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना, 1992 में, उसमें इसको किया गया। ठीक है ना, इसमें इसको अर्थ मतलब जो 8 जून को इसको ओशियन डे बनाने के लिए रखा गया। 2002 में विश्व महासागरीय दिवस वैश्विक समन्वय शुरू हुआ। ठीक है, विश्व महासागरीय दिवस को आधिकारिक तौर पर 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई। तो 2008 में मान्यता दी गई, जो इसका प्रस्ताव था वो 1992 में अर्थ समिट में पास किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, इन द रिसेंट ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट विच कंपनी हैज बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। ठीक है ना, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की बात की है कि कौन सी कंपनी है जो मूल्यवान ब्रांड बन गई है। टाटा समूह, लार्सन एंड टुब्रो, ताज समूह, रिलायंस और इन्फोसिस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मूल्यवान कंपनी की बात करेंगे तो जो मूल्यवान है टाटा समूह है वो क्या है, आज का सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप की बात कर सकते हो या टाटा समूह। तो ऑप्शन 3 क्या वो सॉरी ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा, टाटा ग्रुप्स क्या बना है, सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। तो टाटा समूह ने $26.4 बिलियन का ब्रांड मूल्य
प्राप्त करके भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। महत्वपूर्ण मील का पत्थर पहली बार जब किसी भारतीय ब्रांड $25 बिलियन का आंकड़ा पार किया और टाटा को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रैंकिंग के 100 शीर्ष मतलब रैंकिंग के 100 में रखा गया, मतलब टॉप 100 में ये कंपनी शामिल हुई है। इसके अतिरिक्त ताज समूह $374 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। तो पहली याद रखोगे टाटा समूह, और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी ताज समूह। दूसरा कौन सा हो जाएगा ताज समूह, ठीक है, जिसकी चाय भी आती है ताज। चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जनार्दन प्रसाद को किस सरकारी एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनार्दन प्रकाश, जिनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किस कंपनी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तेल और प्राकृतिक गैस नियम, ठीक है, निगम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भारतीय खाद्य निगम। तो अगर हम बात करेंगे जनार्दन प्रसाद को जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, ठीक है, महानिदेशक। किसको नियुक्त किया गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? जनार्दन प्रकाश को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भारतीय पुरातत्व नहीं होगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा, ठीक है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको नियुक्त किया गया है, याद रखोगे किसका नियुक्त किया गया है? ठीक है, याद रखोगे यहाँ पे। तो एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इनको नियुक्त किया गया है किसका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। किसको? जनार्दन प्रसाद को। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 2020 में महानिदेशक रहे डॉक्टर एस राजू। याद रखेंगे इन्होंने जो स्थान लिया है, डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है, लेकर 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खाद्य मंत्रालय से संबंध कार्यालय का मुख्य कार्यालय शहर में स्थित है, ठीक है, जिसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में स्थित है। तो आप इसके भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके जो कार्यालय याद रखोगे कहाँ पे है? लखनऊ में है, राजस्थान के जयपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, हैदराबाद में है, शिलोंग में है और कोलकाता के अंदर स्थित है, ठीक है। जनार्दन प्रसाद ने पटना विश्वविद्यालय से भूवैज्ञानिक में MSc करने के बाद 1988 में GSI गांधीनगर में भूवैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। तो इनको याद रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक का क्या नाम है जिन्हें 3 महीने की अवधि के लिए विस्तार मिला है? ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के रूप में पूछा है जिन्हें 3 महीने की अवधि के लिए कार्य मिला। जैसे इसमें दिया है रवनीत कौर, संजय सूद, पवन कुमार, अतुल वर्मा या संगीता वर्मा। तो याद रखोगे जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं अतुल वर्मा। कौन है? अतुल वर्मा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में। तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के जो महानिदेशक हैं वो अतुल वर्मा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल, ठीक है। CCI की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, ठीक है। CCI का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत मार्च 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना की। तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, अधिनियम 2002। तो अधिनियम याद रखोगे 2002 के तहत हुई थी, ठीक है ना। अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 2002। और स्थापना कब हुई थी? 2009 में, ठीक है। कब हुई थी? 2009
9 में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दिया है एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एयर ऑफिसर की बात करा, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, जो एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का जो पदभार है वो किसने संभाला है? ठीक है ना, नर्मदेश्वर तिवारी, विवेक राम चौधरी, अमरप्रीत सिंह, रवि गोपाल कृष्णा या राजेश कुमार आनंद। तो जल्दी से बता दो किसने इसका जो पदभार है वो संभाला है। ठीक है, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजेश कुमार आनंद। तो राजेश कुमार आनंद ने, ठीक है, और एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला है। थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में। विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला है। एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन के रूप में AOA मानव संसाधन, रसद, बुनियादी ढांचे और कल्याण सहित भारतीय वायुसेना के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। जनवरी 2022 में उन्हें उसकी असाधारण सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक सम्मानित किया गया था। किसको? राजेश कुमार आनंद को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जैसे दिया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लर्न एंड अर्न स्कीम। ठीक है ना, किस सरकार ने लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? बहुत अच्छी योजना है, जल्दी से बता दो। लर्न एंड अर्न स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो लर्न एंड अर्न स्कीम है जो वो की गई है MP चाचा मामा के द्वारा। किसके द्वारा? मामा शिव, ठीक है, मध्य प्रदेश। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान क्या है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ठीक है, जिनको बोलते हैं मामा की नगरी, मध्य प्रदेश में ये योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने लर्न एंड अर्न स्कीम शुरू की। इस योजना में 703 कार्य क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार कौशल सिखाए जाएंगे जिन्हें प्रशिक्षण के लिए चिन्हित किया जाएगा। युवाओं को कौशल सीखने के साथ साथ 8,000 से 10,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कम से कम 1 लाख युवाओं को, मिनिमम होंगे 1 लाख युवा जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और याद रखोगे किस स्टेट में? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आगे बात करेंगे अगर हम, उस भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो कौन सा ठीक है, वो कौन सा वैज्ञानिक है भारतीय मूल के जिनको स्पिनोजा से सम्मानित किया गया? डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा। ठीक है, जिससे सम्मानित किया गया है कृष्णा चटर्जी, सोजिता गुप्ता, सर वेंकट रमन, गगनदीप कांग और S रामकृष्णन। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर होगा जोईता गुप्ता। कौन होगी? जोईता गुप्ता को, जो भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं जिनको डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा से, ठीक है ना, स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय मूल की जोईता गुप्ता को डच विज्ञान सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, मतलब जो डच स्पिनोजा पुरस्कार है इसको डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, अनुसंधान और ज्ञान उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो मिलेंगे। तो इनको कितने यूरो मिलेंगे? 15 लाख यूरो की बात कर रहा है। ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार 2.5 मिलियन यूरो पुरस्कार राशि का एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे डच काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है। नए शोध पर खर्च करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार नीदरलैंड में सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, मतलब ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। ठीक है, इसका दार्शनिक बारूक डी स्पिनोजा के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पे याद रखोगे जो दार्शनिक थे जिनका नाम था बारूक डी स्पिनोजा, उनके नाम पर इसका रखा गया है नाम। हर हाल के 5 वर्ष के पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो ये 5 साल के, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, ज्यादा आपको पहली बात तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल की है ये जोईता गुप्ता। तो बस जोईता गुप्ता का नाम याद रखना है, बाकी याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द डेकाथलॉन एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो डेकाथलॉन में उमेश अवस्थी, सुनील कुमार, शिव कुमार, अजय कुमार या नीलम अग्रवाल। तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि ये पुरस्कार है वो किसने जीता है। ठीक है, ये पुरस्कार किसने जीता है कि उमेश ने, सुनील ने, शिव कुमार ने, अजय कुमार ने या नीलम अग्रवाल। तो याद रखोगे जो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप डेकाथलॉन है ये जीता है आपका सुनील कुमार ने। किसने जीता है? सुनील कुमार। ठीक है, तो सुनील कुमार का नाम याद रखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। तो 19 वर्षीय भारतीय मूल के खिलाड़ी सुनील कुमार को दक्षिण कोरिया के येचेओन शहर में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील ने 10 इवेंट डेकाथलॉन में 7003 अंक हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया। 100 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, भाला फेंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एथलीट 4 से 7 जून तक कोरिया गणराज्य के येचोन में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 19 पदक जीते हैं। तो जो भारतीय मूल के जो भारतीय लोग थे उन्होंने, भारतीयों ने 19 पदक इसमें जीते हैं। जापान ने कुल 23 पदक, 14 स्वर्ण, 4 रजत पदक और 5 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आप इसमें अंडर 20, ठीक है ना, एशियाई जो चैंपियनशिप है इसमें याद रखोगे तो इसमें क्या है, जो जापान है वो फर्स्ट पर है। जापान कौन सा स्थान हासिल किया है? जापान ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 11 स्वर्ण जीत करके 3 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बड़े राज्य के बीच 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य में सबसे ऊपर है? ठीक है, बड़े राज्यों में अगर हम बात करेंगे खाद्य सूचकांक में तो पंजाब, तमिलनाडु, बिहार या केरल, महाराष्ट्र। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो कौन सा राज्य है जो सबसे ऊपर है? जल्दी से कमेंट कर दो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी पढ़ाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल है वो खाद्य सूचकांक में जो 5 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? केरल। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर एम मनसुख मंडाविया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया। 5 बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया, उसके बाद पंजाब है, फिर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में गोवा सूची में फर्स्ट स्थान पर है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम है। तो आप याद रखोगे केरल पहले पर है और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। टेरिटरी की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ क्रमशः 2-2 और 3 रैंक हासिल किए। तो ये 2nd और 3rd रैंक हासिल किए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं शाम को इसी टाइम कल फिर से, ठीक है, इसी वीडियो के साथ जो करंट अफेयर्स की न्यू सेशन वीडियो होगी उसके साथ। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।